फिलहाल के लिए जैक डायरेक्ट का काम करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरी चीज़ को डिलीट कर देंगे जो पहले से हमने बना रखी है। इसको हमने डिलीट किया और आते हैं प्रोग्राम में। सबसे पहले होता है एरे जैक डायरेक्ट को डिक्लेयर करना। जैक डायरेक्ट को डिक्लेयर कैसे करेंगे, ठीक है। तो डिक्लेयर करने का तरीका, जैक डायरेक्ट का सबसे पदार्थ मैंने क्या होता है, क्यों बनाते हैं, कल इस पर हमने बात की थी। जब हम लोग नॉर्मली 2D एरे बनाते हैं तो 2D एरे में क्या होता है, रो और कॉलम की साइज को फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। जिसमें हम एक रो में जितने कॉलम फिक्स करते हैं उतनी मेमोरी रिजर्व हो जाती है, और उस सारे कॉलम में अगर वैल्यू फिल करें तो ठीक है, नहीं फिल करते हैं तभी मेमोरी आपकी रिजर्व रहती है, ठीक है। मीन्स दैट ये होता है कि आपकी मेमोरी का वेस्टेज होता है। अगर आप मेमोरी को यूज़ नहीं करते हैं, डेटा फिल नहीं करते हैं, तो आपकी मेमोरी वेस्ट होती है। सो उस वेस्टेज को बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एक ऐसा एरे तैयार कर सकते हैं जिसमें प्रत्येक रो के हिसाब से कॉलम की साइज अलग अलग होगी। मतलब हर रो में कॉलम की अलग अलग साइज, ठीक है। दैट्स जैक डायरेक्ट। फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं एक एग्जांपल से आपको दिखाऊं, चलिए इसके लिए हम लोग ओपन कर लेते हैं वर्ड। गुड मॉर्निंग। क्यों आज ऑफिस नहीं गए? जा रहे हैं सर, जाकर वहाँ पे उनके लिए आधा घंटा बैठना पड़ता है। कितने बजे से ऑफिस है? 10:30 से। 10:30 से ऑफिस? 10:30 से सब तैयार है, मैं वहाँ पे अकेले पहले क्या करूँ। मजे हैं तुम्हारे। हाँ जब लगे सेक्टर पे विप्रो के पीछे। जैसे देखिए अब यहाँ पर मैंने मान लीजिए एक एरे बनाया, दैट्स 4x3 का एक एरे बन गया, ठीक है। 2D एरे बना दिया हमने। अब इस एरे में मान लीजिए यहाँ पर स्टूडेंट की आईडी आएगी, इधर नेम आएगा, इधर उसकी फीस आएगी, इधर उसका कोर्स आएगा, ठीक है। मान लीजिए ऐसा हम डाटा रख रहे हैं। पहले रो में जब आप आए तो स्टूडेंट की सारी इन्फॉर्मेशन थी, आईडी, नेम, रोल नंबर, फीस सब फिल कर दिया आपने। लेकिन जैसे आप सेकंड रो में आए, इधर आए, मान लीजिए हमने कहा आईडी 101, नेम ABC, और फी मान लीजिए हो गया 5500 या कोर्स हो गया उसका PHP, ठीक है। एंड इधर आए जैसे आपने रोल नंबर है आपके पास, नेम है, फीस नहीं उसकी है, ठीक है, और आपके पास उसका कोर्स भी नहीं है। तो ये दो फिर क्या हुए, फ्री हो गए, ठीक है। तीसरे में आए आप, केवल आपके पास रोल नंबर है, ना तो नेम है, ना तो फी है, और ना तो ये है, ठीक है। उस केस में आपके पास ये जो सेल्स हैं, एक्चुअल में जब आप एरे डिक्लेयर करेंगे SM2D का, तो मेमोरी को रिजर्व कर लेगा क्योंकि ये वैल्यू टाइप है, ठीक है। और आप उसे यूज नहीं कर रहे हैं तो मेमोरी वेस्ट हो रही है। तो इस चीज से बचने के लिए, मेमोरी वेस्ट से बचने के लिए हम लोग करते क्या हैं, यहाँ पर एक ऐसा एरे तैयार करते हैं दैट्स कॉल्ड जैक डायरेक्ट, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनता है कुछ ऐसा बनता है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो एरे बनेगा हमारे पास, वो बेसिकली उसका स्ट्रक्चर जो होगा, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा कि जो कंडीशन, मतलब जो आपके पास सेल नहीं है, तो इसमें वैल्यू आपको फिल नहीं करनी है, वो सेल्स आपकी जनरेट नहीं होंगी। मतलब जितनी सेल्स में आपको वैल्यू फिल करनी है केवल उतनी सेल्स यहाँ पर ये बनाएगा, बाकी सेल्स आपकी बनेंगी ही नहीं, मतलब बाकी कॉलम्स जनरेट। मतलब इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो गया आपका, ठीक है। मतलब वो कॉलम्स बनेंगे ही नहीं जिनमें आपको वैल्यू फिल नहीं करनी। जाहिर सी बात है मेमोरी वेस्टेज जो होता है वो बचेगा आपका, ठीक है। इसमें हम यूजर को फिजिबल कर देते हैं कि भाई आपको जिस रो में जितने कॉलम बनाने हैं, आप हर रो के हिसाब से कॉलम की अलग अलग साइज डिफाइन कर लो। तो हर रो के हिसाब से वो अपनी अलग अलग कॉलम की साइज डिफाइन कर सकता है, ओके। ये स्ट्रक्चर होता है जैक डायरेक्ट का। इसी को हमें इम्प्लीमेंट करके देखना है, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। एक्चुअल में ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है,
तो चलिए इसको हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। सबसे पहले इम्प्लीमेंट करने के लिए करेंगे क्या, हम एरे बनाएंगे, डिक्लेयर कर लेंगे पहले जस्ट int एरे, ठीक है। एरे का नेम जो भी देना चाहे आप, जस्ट मैं कुछ ऐसे दूंगा यहाँ पर, मान लीजिए दिया मैंने num इक्वल न्यू। सर आपने 2 बार दिया ये एरे, ये 2D एरे बनेगा ना। 2D एरे में जेड एरे का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, कुछ ऐसे, ठीक है। यहाँ पर हम देंगे कॉलम की साइज, मैंने मान लीजिए सॉरी रो की साइज, हमने कहा मान लीजिए हमारा रो 4 हो गया, और जो हमारे पास कॉलम है वो कॉलम की साइज मैंने अभी दी ही नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2D है तो रो और कॉलम 2 बनते हैं। हमने रो के लिए तो दे दिया, कॉलम नहीं दिया, ठीक है। कॉलम कब दिया जाएगा, कॉलम दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू यूजर, यूजर अपने हिसाब से डिफाइन करेगा कि प्रत्येक रो में कॉलम की साइज क्या होनी चाहिए, ठीक है। कैसे दे सकते हैं ये, हम 2 तरीके से कर सकते हैं, कि स्टैटिक तरीके से, डायनामिक तरीके से। स्टैटिक का मतलब यहीं पर डिफाइन कर दें, ठीक है, और डायनामिक का मतलब रन टाइम में यूजर से लेकर के डिफाइन करें, ठीक है। तो चलिए करते हैं। फिलहाल के लिए अगर हम स्टैटिक करना चाहें तो कुछ ऐसे करेंगे, नम ऑफ रो की साइज 0 इज इक्वल न्यू int कॉलम की साइज, मतलब नम ऑफ 0 रो पे कॉलम की क्या साइज आएगी, मैंने कहा इसके 3 कॉलम बनेंगे, मतलब 0 रो में 3 कॉलम, पहले रो में कुल आपके पास 4 रो है, यहाँ पे और रो है, मैंने बोला नम ऑफ 1 is equal new int 5, मीन्स दैट 1 रो पर 5 कॉलम, मतलब हर रो में जो कॉलम की साइज है वो अलग अलग अब यहाँ पर बन रही है, ठीक है। अब उसके हिसाब से वैल्यूज में फिल कर सकते हैं। तो इसको हम डायरेक्टली डायनेमिक तरीके से स्टैटिक नहीं करेंगे, डायनेमिक तरीके से करके देखते हैं डायनेमिक कैसे होता है, ठीक है। तो चलिए डायनेमिक करने के लिए हम क्या करेंगे, लूप लगा देंगे, ठीक है। तो फॉर एक लगाते हैं, फॉर int just I is equal 0, I is less than 4 and I is a प्लस प्लस, ठीक है। एक लूप लगाया और यहाँ पर हम मेथड दे देते हैं जस्ट कंसोल डॉट राइट लाइन प्लीज एंटर रो कॉलम साइज, ठीक है, कॉमा करके यहाँ दे देंगे हम i, ठीक है। और यहाँ पर हम जस्ट int एक साइज नाम का वेरिएबल लेते हैं, इज इक्वल int 32.parse कंसोल डॉट, ठीक है। रो कॉलम साइज मतलब रो कॉलम दोनों बराबर आएंगे? नहीं बोल रहा है, मैसेज दे रहा है ना, प्लीज एंटर, यहाँ पर दिया 0 तो मतलब आया i की वैल्यू आ गया, i की वैल्यू जो रहेगी रो मतलब 0 रो कॉलम साइज, 1 रो कॉलम साइज, 2 रो कॉलम साइज, मैसेज मीनिंगफुल देगा वो थोड़ा सा, ठीक है। एंड इसके बाद हमने कहा यहाँ पर नम ऑफ i इज इक्वल न्यू int और यहाँ पर डाल दिया हमने, ठीक है। इस तरीके से आपके प्रत्येक रो की कॉलम की साइज यहाँ पर एंटर हो जाएगी, ठीक है। अब चलिए ठीक है, नम ऑफ i मतलब i की वैल्यू जब 0 रहेगी तो 0 पोजीशन के मतलब 0 वाली रो के कॉलम की साइज जो आप एंटर करेंगे वो प्लेस हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपने एंटर किया 3 पहली बार में तो 3 कहाँ चला जाएगा, 0 रो पे 3 कॉलम बन जाएंगे। अगली बार अगर आपने एंटर किया 5 तो यहाँ पर i की वैल्यू 1 हो जाएगी तो 1 रो पर 5 कॉलम बन जाएंगे। हाँ, इस तरह से ये एक्सटेंड होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, ओके। अब इतना करने से कॉलम की साइज तो सबकी बन जाएगी, लूप है, लूप चलेगा, सबकी साइज। रो तो हमने ऊपर डिफाइन कर दिया ना, हाँ रो तो फिक्स कर दिया, रो फिक्स कर दिया ना, क्योंकि कॉलम के लिए कर रहा है, कॉलम के लिए कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड चीज इसमें है, अब इस एरे में वैल्यू को एंटर कराना है, इस एरे में वैल्यू को एंटर कराना है। तो इसके लिए 2 तरीका है, या तो आप जब यहाँ पर साइज एंटर कराएं
तभी उसकी वैल्यू एंटर करा लीजिए, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि आप सबकी साइज पहले एंटर करा लें, देन उसकी वैल्यू एंटर कराएं, ठीक है। दोनों वे हैं। फिलहाल के लिए मैं सेपरेट करूंगा, पहले सबकी साइज एंटर करा लूंगा, देन सबकी वैल्यू एंटर कराऊंगा, ठीक है। सबकी वैल्यू में अलग अलग से एंटर कराऊंगा। तो फिलहाल के लिए तो वैल्यू अभी आप स्टैटिक से दोगे या वो भी डायनामिक? वैल्यू डायनामिक देगा, यूजर से एंटर करवाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक प्रॉब्लम यहाँ पर होती है जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जैक एरे के साथ। यहाँ पर जो कॉलम की साइज है वो यूजर एंटर करता है, ठीक है। यूजर साइज कुछ भी एंटर कर सकता है, ये कोई फिक्स नहीं है। और जब आप 2D एरे में ट्रेवर्स करते हैं तो आपको 2 लूप लगाने पड़ते हैं। एक लूप चलता है आपका रो के लिए, दूसरा लूप चलता है कॉलम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉलम की साइज आ रही है वो यूजर दे रहा है और वो फिक्स नहीं है। और जब आप सेकंड वाला लूप लगाएंगे कॉलम के लिए तो वहां पर आपको कॉलम की साइज देनी पड़ेगी, कितने बार चलना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास ये चीज फिक्स नहीं है, या आपके पास नहीं है कि आप कितने टाइम लूप को चलाएं। आप यहाँ पर फिक्स, जैसे हमने 3x3 बनाया तो हमने 3 टाइम चला दिया, हमने 3x4 बनाया तो 4 टाइम चला दिया हमने। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा फिक्स ही नहीं है कितने कॉलम है, क्योंकि हर रो में कॉलम की साइज तो अलग अलग है ना। तुम कैसे डिसाइड करें कि कितने टाइम हमारा लूप चलेगा अंदर वाला? अरे ये भी फिर यूजर से लेना पड़ेगा। यूजर से नहीं, यूजर तो दे ही रहा है, यूजर तो आपको कॉलम की साइज दे ही रहा है। वो तो आपका बैकएंड का काम हो गया कि आप उसे कैसे करते हो, आपकी लॉजिक हो गई, ठीक है। उसके लिए और कुछ नहीं, सिंपली उसके लिए आपको करना क्या है कि जो कॉलम की साइज यूजर दे रहा है उस कॉलम की साइज को आप एक एरे में स्टोर करा लो, एक एरे में स्टोर करा लो और उसी साइज के लिए साइज के साथ आप लूप लगा दो। कैसे करेंगे आप इसको देखिएगा, थोड़ा समझने वाली चीज इसमें है। एक मैं लेता हूँ यहाँ पर एरे, जस्ट int, यस कुछ भी नाम दे दिया मैंने, न्यू int। इसकी साइज में ले लूंगा अभी के लिए 4, क्योंकि 4 का हमारा एरे है। और यहाँ पर हम आएंगे, क्या करेंगे, यस ऑफ i इज इक्वल जस्ट नथिंग बट, तो हमारे यस एरे में क्या हो जाएगा, साइज स्टोर, जो भी साइज जो एंटर करेगा वो एक तो साइज बनेगी एरे की और एक इस एरे में जाकर के वही साइज स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अब हम यहाँ आएंगे, लूप लगाएंगे, जस्ट एक कमेंट दे देता हूं मैं, एंटर एलिमेंट्स एंड लूप लगा लेते हैं फॉर int i is equal 0, i is less than 4 and i is plus plus। एक लूप लग गया। सेकंड लूप लग गया आपका फॉर, हमने वीडियो लगाई, हाँ वीडियो लगी है, j is equal 0, j is less than what, यहाँ पर आप लगाएंगे ss ऑफ i, ठीक है, ss ऑफ i एंड j is a, ठीक है ना। यहाँ पर मैसेज दे देंगे हम, एक्चुअली यहाँ पर हम दे देंगे एक मैसेज, थोड़ा सा कंसोल डॉट राइट लाइन प्लीज एंटर यहाँ पर देंगे हम मैसेज कंसोल डॉट राइट लाइन प्लीज एंटर और प्रॉब्लम and it's int v for value equal int 32 dot parse
कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है। इंटर कर देंगे हम यहाँ पर ना एरे हमारे पास है नम नाम का, नम ऑफ आई कॉमा जे इज इक्वल बी। आपके एरे में एलिमेंट एलिमेंट्स आपके एरे में स्टोर हो गए हैं, है ना। अब आप इसे प्रिंट करा सकते हैं या शो कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। ओके, सो लेट्स प्रिंट। चलिए इस चीज़ को प्रिंट करा, एरे में सारे एलिमेंट जितने भी आप बनाएंगे सारे में वैल्यू चली जाएगी। अब इसे हम प्रिंट कराते हैं। लेट्स प्रिंट प्रिंट कराने के लिए बस केवल आपको यही लूप उठाना है। कॉपी कर लूँगा मैं इसको, और यहाँ पर हम सिंपली सबसे पहले मेथड दे देंगे एक कंसोल डॉट राइट लाइन, योर एरे एलिमेंट्स और इस लाइन को ख़त्म करते हैं, इस लाइन को भी ख़त्म करते हैं, और यहाँ पे केवल प्रिंट कराएंगे हम थोड़ा सा स्पेस दे करके प्लस आई जे, और यहाँ पर राइट की जगह राइट लगाएंगे कंसोल राइट लाइन। दैट्स इट, बन गया आपका पूरा जेड एरे का कंसेप्ट। इसके बाद रन करते हैं, इसके बाद फिर समझाते हैं। रन कर लीजिए। प्लीज एंटर 0 रो कॉलम साइज, ठीक है। 0 रो कॉलम साइज मान लीजिए आपने दिया 3, ठीक है। प्लीज एंटर 1 रो कॉलम साइज, कुल 4 रो बनेंगे इसमें। 1 रो कॉलम साइज आपने दिया 5। प्लीज एंटर 2 रो कॉलम साइज 7। प्लीज एंटर 3 रो कॉलम साइज 2, ठीक है। तो 4 हो गए। अब बोल रहा है प्लीज एंटर 0 रो वैल्यू, प्लीज एंटर 0 कॉलम वैल्यू। 0 रो 0 कॉलम वैल्यू आपको पुट करनी है, ठीक है। तो इट्स अ वैल्यू, मान लीजिए आपने दिया 10। प्लीज एंटर 1 कॉलम वैल्यू, ठीक है। आपने इसको दे दिया मान लीजिए 20। प्लीज एंटर 2 कॉलम वैल्यू 50। प्लीज एंटर, एक्चुअल में 0 1 2 हो गया, 3 वैल्यू उसमें हो गई। पहले वाले का रो के कॉलम साइज में 3 दिया था, 0 0 0 1 0 2 वाली है 0 0 0 1 0 2, ठीक है। अब सेकंड रो में कॉलम की साइज आएगी, मतलब प्लीज एंटर 1 रो वैल्यूज, 1 रो में 0 कॉलम वैल्यूज। तो 1 रो में अपने जो कॉलम की संख्या दी हुई है वो दी हुई है कितना 5, इसमें कुल 5 वैल्यूज आएंगी। आपने दिया इसमें 44 मान लीजिए, 66 55 33, ठीक है। अब 2 रो वैल्यूज, 2 रो सेकंड रो की, दूसरी रो तीसरी रो की 0 कॉलम वैल्यूज आपने दिया मान लीजिए 11 33, ठीक है। अब 7 थे, इसमें 7 वैल्यू सप्लाई होंगी। 3 रो वैल्यूज 0 3 रो की 0 कॉलम, 3 रो में आपका जो वैल्यू है, तो ये बेसिकली आपकी सारी वैल्यूज गई। उसके बाद कह रहा है योर एरे एलिमेंट्स आर, देखिए आप प्रिंट कर दिया। तो पहले रो में अब 3 वैल्यू दिखा रहा है, दूसरे में 5 दिखा रहा है, तीसरे में 7, चौथे में 2, ठीक है। इधर आपकी जो सेल्स हैं वो शो नहीं कर रहा है, मतलब इधर कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पर इधर मेमोरी रिजर्व नहीं हुई। ये जैग स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है, इसे जैग स्ट्रक्चर आप बोलते हैं। सर साइज तो फिर भी फिक्स ही रहेगी इसमें, है ना। फाइल के साथ कहीं न कहीं तो बाउंड है ही आप, लेकिन बस जो मेमोरी वेस्टेड हो रहा था 2D के थ्रू, उसे आप बचा पा रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर पा रहे। ठीक, एक्चुअल में इसको मैसेज थोड़ा सा मीनिंगफुल और देने के लिए मैं यहाँ पर ये ना करके इस लाइन को अगर हटा दूँ एलिमेंट एंटर करने के लिए, इसे हटा करके ऐसे दे देता हूँ।
अदरवाइज थोड़ा सा सही आएगा। 2 लाइन में जाने से अच्छा है कि एक लाइन में, सिंगल लाइन में है। ठीक है, तो 4 6 प्लेस इंटर 0 0 कॉलम वैल्यू 11 ये बन गया आपका। ठीक है, एज पर रिक्वायरमेंट जैसे आप बनाना चाहें, जैसे इम्प्लीमेंट करना चाहें। अब इसको एक बार आप लोग देख लीजिए ध्यान से, इसके कोड को समझ लीजिए, इसमें जो समझना है उसे पूछ लीजिए। स्टार्टिंग आपकी यहाँ से है, उसके बाद इस कोड को एक बार एनालाइज कर लीजिए अच्छे से। सर मेरे को ये समझ नहीं आया, जो एंटर एलिमेंट आपने ये एरे वाला लूप लगाया यहाँ पे, हाँ फिर प्रिंट में भी आपने ये लूप कॉपी पेस्ट कर दिया। हाँ, तो भाई देखो, अगर हमें 2D एरे में ट्रेवर्स करना है तो 2 लूप लगाना पड़ता है। तो इंटर कराने के लिए भी 2 लूप लगाना पड़ेगा, प्रिंट कराने के लिए 2 लूप लगाना पड़ेगा। तो लूप कॉपी पेस्ट करने का जाता है, टाइप करता मैं उसी चीज को कॉपी पेस्ट करके क्या फर्क पड़ता है। सर इसको एक ही बार लिखते हैं और छोटा हो जाता है, इसे छोटा नहीं कर सकते आप इसे। भाई एंटर कराने काम अलग करेंगे, प्रिंट कराने काम अलग करते हैं आप। ऐसा तो होता नहीं कि आपने एंटर कराया और तुम उसको डिस्प्ले भी करा देंगे, क्योंकि होता क्या है कि जब एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद कुछ प्रोसेस करते हैं। ये तो केवल मैंने आपको तरीका बताया, लेकिन रियलिटी में जब इस पर आप वर्क करेंगे, जब आप एरे में वैल्यू एंटर कराएंगे, इसका कुछ प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस करने के बाद उसे डिस्प्ले कराएंगे। ऐसा प्रोसेस में कोई कैलकुलेशन हो सकती है, उस एरे के अंदर कुछ भी कैलकुलेशन हो सकती है। आपको आइटम्स स्टोर कराने हैं, प्रोडक्ट स्टोर कराना है, नेम स्टोर कराना है, कोई वैल्यू स्टोर करानी है, वट कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर करानी है। ठीक है, एक्चुअली ये एरे बहुत कम यूज होता है। प्रोजेक्ट वगैरह में अगर कहीं जरूरत पड़ी तो मैं बता दूंगा कैसे यूज करना है उसे। यूज करना बता दिया, फिर उसका यूज वहाँ दिखा दूंगा, बट इसकी जरूरत मुझे नहीं करनी पड़ती है। रियल केस में कि क्या है ना, जब हम लोग स्टैटिक प्रोजेक्ट पे काम करते थे तो इसकी जरूरत पड़ती थी। अभी जो प्रोजेक्ट बनते हैं सब डेटाबेस से बनते हैं, तो डेटाबेस में ऑलरेडी टेबल होती है, वहाँ पर डेटा मैनेज हो ही जाता है, जरूरत नहीं पड़ती इसकी। विशाल का फीचर है, दिया गया है, इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि इंटरव्यू से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर। पेचीदी चीज़ों से क्वेश्चन बनते हैं, आपसे पूछे जाते हैं क्या होता है, क्या फ़ायदा है, क्यों इम्प्लीमेंट करते हैं। और देखिए, समझिए और कुछ पूछिए, इसमें क्या नहीं समझ आ रहा है। सर एरे बेसिकली किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है? एरे बेसिकली मल्टीपल आइटम्स को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप शॉपिंग साइट पर हैं, ठीक है, शॉपिंग साइट पे आप आइटम परचेज कर रहे हैं, तो आप क्लिक किया 1 आइटम 2 आइटम 3 आइटम, ठीक है, 1 आइटम 2 आइटम 3 आइटम पे आपने क्लिक किया तो क्या हुआ, आपका 3 आइटम जो होता है आपके कार्ट में जाकर के ऐड हो जाता है। आप 3 आइटम परचेज करेंगे, नीचे प्राइस आ जाती है, 3 आइटम की टोटल प्राइस क्या आ रही है। ठीक है, तो जब से आप जितने आइटम्स ऐड करते हैं तो क्या होता है, जब क्लिक करते हैं तो बार बार वो डेटाबेस से डील नहीं करता, नहीं जाता, डेटाबेस तुरंत वहाँ से जाकर लेकर के आता है। वो करता क्या, जितने आइटम आप परचेज करेंगे, क्लिक करेंगे, तो एक एरे उसे स्टोर करा लेता है। ठीक है, एक एरे में स्टोर करा लेगा, और फाइनली जब आप क्लिक करेंगे परचेज पर या चेकआउट पे क्लिक करेंगे तो तुरंत जाएगा डेटाबेस से उतने आइटम को वहाँ से डिस्ट्रैक्ट करेगा, उसकी प्राइस निकालेगा, उसके बाद आपकी जो पेमेंट होगी पेमेंट करवाएगा, पेमेंट करवाने के बाद फाइनल करके वो उतने आइटम वहाँ से आपको रिटर्न कर देगा। तो मतलब ये होता है कि अगर आपको वेब सर्वर पर टेम्परेरीली वैल्यूज को स्टोर करना है, टेम्परेरी रूप से वैल्यू को स्टोर करना है वेब सर्वर पर, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं जेंडर टेम्परेरी रूप से। टेम्परेरी नहीं करना जरूरत नहीं थी, तो उसके बाद तो आप परमानेंटली डेटाबेस तो है ही। एरे का यूज तभी जब करते हैं हम जब हमारे पास टेम्परेरी रूप से वैल्यू स्टोर करनी होती है सम टाइम के लिए। जैसे मान लीजिए आपके पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है, आप क्लिक करें, एक लिस्ट ऑफ सिटी खुल के आ जाए, लिस्ट ऑफ कंट्री खुल के आ जाए। उस लिस्ट में क्या है, आइटम्स बहुत सारे होते हैं। हाँ, मान लीजिए एक कंट्री की ड्रॉप डाउन लिस्ट है, उस कंट्री की लिस्ट में आपका 50 कंट्री हैं, करंटली 50 कंट्री है, तो 50 कंट्री क्या है, नेम ऑफ कंट्री है, कुछ वैल्यूज हैं वो,
और वो वैल्यू कहाँ पर है आपके पास, वेब सर्वर में है। वो वेब सर्वर में जो वैल्यूज हैं वो टेम्पररी होती है, वहां पर टेम्पररी होती है, ऑन डिमांड आती हैं, ठीक है। वो बेसिकली एक एरे में स्टोर होती हैं। जब ऐसे लिस्ट ऑफ वैल्यूज की मैं बात करता हूँ, फिर ड्रॉप डाउन लिस्ट हुआ, चेक लिस्ट बॉक्स हुआ, ठीक है, या जैसे मैं बोलूँ आपको लिस्ट हो गई, ये सब एरे होते हैं। बैकएंड में ये सब एरे होते हैं जहाँ पर मल्टीपल सिमिलर टाइप्स ऑफ मल्टीपल आइटम्स की मैं बात करूँ, वहाँ पर सब एरे हैं। वो सारी वैल्यूज एरे में डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्टोर की जाती हैं। आपने HTML यूज किया होगा, HTML में लिस्ट यूज की होगी, URLi क्या होता है बैकएंड में, वो भी एरे ही होता है। ऑर्डर नॉट लिस्ट जो बनती है वो एरे होता है बैकएंड में। ऑर्डर लिस्ट में कोई एलिमेंट डाल देते हैं तो लिस्ट एक बन के आ जाती है ना। और लिस्ट मेंटेन कैसे होती है, बैकएंड में वहां पर एरे लगाया जाता है, तो वो एरे है। वो बैकएंड में एक तरह का एरे है जो आपको बना के दिया गया है यूज करने के लिए, ऑलरेडी बना बनाया। एक्चुअली वहां पर वो चीज बना के दी गई है इजी वे में। लेकिन जब आप प्रोग्रामेटिकली C# पे कोडिंग कर रहे होते हैं तो वहां पर आपको एरे बनाने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ आप वेबसाइट बना रहे हो, वेबसाइट में आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है। ड्रॉप डाउन लिस्ट में बहुत सारे वैल्यूज डालने हैं। कोर्सेज की बनानी एक लिस्ट है जिसमें आपको बहुत सारे कोर्सेज डालने हैं। आपके यहाँ जितने कोर्स होते हैं सारे कोर्स डालने हैं, तो वहां पर जो लिस्ट एक बनेगी वो एक एरे होगा। एरे का यूज होता है, बहुत होता है एप्लीकेशन में। मल्टीपल वैल्यू की जहां पर बात आती है वहां पर एरे लगाया जाता है। हाँ, अलग मैटर है कि एरे को अभी दिया गया है जो बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से दिया गया है आपको, मतलब रेडीमेड चीजें दी गई है, बनी बनाई। आपको ज्यादा कोड राइट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सब कुछ आपको बना बनाया मिलेगा, केवल आपको उसे यूज करने आना चाहिए। जैसे एरे ड्रॉप डाउन लिस्ट होता है, ड्रॉप डाउन लिस्ट अभी आपको बना बनाया मिलता है, बस केवल उसमें आपको आसान तरीके से एलिमेंट्स को ऐड करना होता है। बस आप उसमें इंसर्ट कर दीजिए, आइटम सबके ऐड हो जाएंगे। बहुत सारी जगहों पर एरे यूज करेंगे आप। इस कोड को देखिए, समझिए एक बार, और उसके बाद आगे फिर चलते हैं। एक लाइन कोड आपको समझ में आनी चाहिए, हर लाइन कोड में क्या हो रहा है, कैसे काम कर रहा है। C# बहुत अच्छे से समझिए, C# इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बाकी चीजें जो होंगी वो आपके समझ में ऐसे आ जाएंगी, अगर ये समझ में आ गया अच्छे से तो। सर ये जो आपने कंसोल डॉट राइट लाइन जो ये दे रखा है, नाम I और Z प्रिंट करवा रहे हो, तो ये तो एक तरह से जो B नाम में इंटीजर वैल्यू आपने डिक्लेयर करा है वो स्टोर हो रहा है। हाँ, तो B वैल्यू का कह रहे हैं ना, B तो एक सिंगल वेरिएबल है, वो तो सिंगल वेरिएबल है। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर B में वैल्यू स्टोर करा ले रहे हैं और उसी B की वैल्यू को इसमें एरे में डाल दे रहे हैं। या फिर मैं सिंपली ऐसे भी कर सकता हूँ, सर B की प्रिंट नहीं हो सकता, इसको मैं फिर रीड करता हूँ। नहीं, B तो एक सिंगल वेरिएबल है, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ डायरेक्टली, मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ, अभी भी सही है। या तो वेरिएबल स्टोर करा के आप उसे स्टोर कराओ, या फिर डायरेक्टली ऐसे का तो B का यूज ही खत्म हो गया। वो तो मैंने आसान तरीके से समझने के लिए ऐसा किया था। डायरेक्टली नाम ऑफ I0 पे, मतलब यहाँ पर I एक इंडेक्स को लोकेट कर रहा है,
एक सेल को, उस सेल में आपकी जो वैल्यू आएगी वो चली जाएगी, डायरेक्टली आई और जे में जाएगा, डायरेक्टली आई जे में जा रही है। हो गया? चलिए, कोई दिक्कत इसमें? आ रहा है, चलिए। करा रहे तो हैवी लगा था, तो सिंपल था ना। वहाँ पर लोग लगा वैल्यू पुट करे, प्रिंट करा, कमांड दे। हाँ, आसान है। अगर कोई दिक्कत लगती है पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और घर पे जाके देखेंगे, प्रैक्टिस। घर पे जाके इसे देखिएगा, इससे इंटरव्यू क्वेश्चन श्योर बनता है। ज़ैक एरे से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या बनता है? इस एरे से इंटरव्यू क्वेश्चन मिलता है। आप पहला क्वेश्चन ये होता है कि एरे में जो मेमोरी वेस्टेड होता है 2D एरे में, उसको हम कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, जैक एरे के थ्रू। उसके बाद फिर पूछा जाता है जैक एरे में कैसे स्ट्रक्चर कैसे बनता है। देन पूछा जाता है कि अगर इसमें स्ट्रक्चर बनता है तो इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। सबसे टफ इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, ठीक है। और कभी कभी इसके प्रोग्राम्स भी राइट करने के लिए आपको दे दिए जाते हैं। इसका प्रोग्राम्स राइट करके देखा होगा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कलेक्शन का। एरे के बाद आता है एरे का एडवांस पार्ट है, जिसे आप बोलते हैं कलेक्शन। ठीक है, कलेक्शन बहुत आसान टॉपिक है, एरे से बहुत आसान है। बेसिकली एरे जब आप यूज करते हैं तो एरे के कुछ मैंने ड्रॉबैक्स बताए थे, डिसएडवांटेज जिसे आप बोलते हैं। उसमें था कि एरे में हम साइज के साथ बाउंड होते हैं और टाइप के साथ बाउंड होते हैं, और साथ साथ एरे को हैंडल करना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कलेक्शन की, तो कलेक्शन में हमारे पास फायदा है, कलेक्शन में सब कुछ रेडीमेड मिलता है। मतलब सारे एरे जो होते हैं वो रेडीमेड पहले से बने बनाए रखे गए हैं, आपको उन्हें केवल यूज करने आना चाहिए। एरे की फंक्शंस क्लासेस जो हैं वो सब पहले से बनी बनाई रखी हैं, उन्हें केवल आपको यूज करने आना चाहिए बस। ठीक है, बेसिकली अगर मैं बात करूं कलेक्शन की, तो कलेक्शन क्या है? जस्ट कलेक्शंस ऑफ द रेडीमेड एरे। एरे, ठीक है, विच प्रोवाइड some classes and methods by which we can implement functionality. एरे बेसिकली रेडीमेड एरे होते हैं जो हम कुछ क्लासेस प्रोवाइड करते हैं और मेथड प्रोवाइड करते हैं। कुछ रेडीमेड क्लासेस और मेथड प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू हम एरे को अचीव, एरे की फंक्शनलिटी को अचीव कर सकते हैं। जो काम हम एरे से करना चाहते हैं वो काम हम कलेक्शन से कर सकते हैं। C# में एरे में जो ड्रॉबैक्स है उन ड्रॉबैक्स को आसान किया गया है, सॉल्व किया गया है कलेक्शन में। तो मोस्ट ऑफ टाइम आप कलेक्शन का प्रयोग करते हैं एरे के प्लेस पे। ठीक है, दूसरी चीज, दो चीज हमारे पास है, एक कलेक्शन है और एक जेनरिक कलेक्शन। कलेक्शन और जेनरिक कलेक्शन, ठीक है। कलेक्शन और जेनरिक कलेक्शन में डिफरेंस होता है
कि एरे के जो ड्रॉबैक्स हैं उन्हें सॉल्व किया गया कलेक्शन में, कलेक्शन के जो ड्रॉबैक्स हैं उन्हें सॉल्व किया गया है जेनेरिक कलेक्शन में, ठीक है। और वो क्या ड्रॉबैक्स हैं, कैसे सॉल्व किया गया है, अभी उसको हम देखते हैं। फिलहाल के लिए जो कलेक्शन की क्लासेस होती हैं वो एक नेम स्पेस के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, दैट्स कॉल्ड, यहां आप लिख लेंगे थोड़ा सा, कलेक्शन क्लासेस अवेलेबल इन सिस्टम डॉट कलेक्शंस नेम स्पेस। सिस्टम डॉट कलेक्शन नेम स्पेस के अंदर ये एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अगर हमें कलेक्शन की किसी क्लास को कॉल करना होगा सबसे पहले हमें नेम स्पेस इंपोर्ट करना पड़ेगा सिस्टम डॉट कलेक्शंस, देन उसकी क्लासेस को हम यूज कर सकते हैं, ओके। फिलहाल के लिए सबसे पहली क्लास है, फर्स्ट क्लास इसमें होती है जिसे आप बोलते हैं एरे लिस्ट, एरे लिस्ट, ठीक है। एक क्लास है जो कि आपको एक एरे प्रोवाइड करता है, एक लिस्ट टाइप का एरे प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब लिख सकते हैं इसके बारे में, दिस लिस्ट प्रोवाइड एरे वेयर वी कैन स्टोर our elements without bounding of size। मतलब इस एरे लिस्ट में हम अपने एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं बिना बाउंड हुए साइज और टाइप से, ठीक है। वैसे इसका नोट्स है मेरे पास, कलेक्शन का पूरा फाइल्स बनी हुई है, मैं फाइल्स दे दूंगा, आप लोग पढ़िएगा उसे। ये तो मैं छोटा छोटा नोट्स थोड़ा बहुत टाइप करते रहा हूँ ये पे। ओके, चलिए एक कलेक्शन को हम यूज करके देखते हैं, एक कलेक्शन हम कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस एरे को मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, इस पूरी चीज को यहाँ से डिलीट करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम चलेंगे यहाँ पर नेम स्पेस इंपोर्ट करेंगे यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शंस, ठीक है। नेम स्पेस आपने इंपोर्ट किया, इसके बाद आएंगे यहाँ पर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जो क्लास आपको मिली है दैट्स एरे लिस्ट, ठीक है। किसी क्लास को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग कहते क्या है, क्लास का नेम स्पेस ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी दे सकते हैं आप, जैसे मैंने दिया यहाँ पर लिस्ट, इक्वल का फाइंड, न्यू कीवर्ड और फिर क्लास का नेम और फिर उसके बाद इस तरह से ब्रैकेट लगा देंगे। ये क्या हुआ, इस लाइन में क्या हुआ, एरे लिस्ट नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअल में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब किसी क्लास को एक्सेस करना होता है, उसके मेंबर को एक्सेस करना होता है, तो आपको उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। चाहे वो PHP हो, चाहे C# हो, चाहे जावा हो या कोई और लैंग्वेज हो, बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए आप किसी क्लास के नॉर्मल मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। सो एरे लिस्ट क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना लिया। अब सिंपली अगर इसमें मुझे आइटम्स को ऐड करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा उसके लिए, बहुत सिंपल सा काम है। लिस्ट हमारे पास ऑब्जेक्ट है, लिस्ट ऑब्जेक्ट पे ऑब्जेक्ट टाइप करेंगे और डॉट का साइन लगाएंगे जब आप, तो यहाँ पर आपको एक फंक्शन या मेथड मिलेगी ऐड। ऐड मेथड से हम आइटम्स को इसमें ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ वैल्यू दे सकते हैं, मैंने दिया 101, ठीक है। 101 इज नथिंग बट अ वैल्यू, ऑब्जेक्ट वैल्यू। अब ये कभी 101 किस टाइप की वैल्यू है, इंटीजर टाइप की वैल्यू है, ये अभी इंटीजर टाइप की वैल्यू है ना। अच्छा, अब इस तरह से मुझे इसमें जितने आइटम्स ऐड करने हो, लिस्ट ऑफ लिस्ट डॉट ऐड। अब मान लीजिए सेकंड वैल्यू मुझे, मैं कोई नेम स्टोर कर देता हूं यहाँ पर, जस्ट राहुल। अब देखिए इसमें हम टाइप के साथ नहीं बाउंड है, हम यहाँ पर
इंटीजर वैल्यू स्टोर कर पा रहे हैं और स्ट्रिंग वैल्यू कर पा रहे हैं, एनी काइंड ऑफ वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है आपका, ठीक है। अब मैंने इसमें किया लिस्ट डॉट ऐड स्पेशल कैरेक्टर भी ले लेंगे, कुछ भी, एनीथिंग दैट यू वांट। यह ऑब्जेक्ट रिसीव करता है, ऑब्जेक्ट में जो भी आप देना चाहो दे सकते हो। आप देखिए यहाँ पर 3 टाइप वैल्यू में स्टोर कर दिए हैं। करंटली मैंने स्ट्रिंग, डबल और इंटीजर 3 टाइप की वैल्यू में स्टोर किए हैं, ठीक है। और एक वैल्यू और डाल देता हूँ यहाँ पर, लिस्ट ऐड डालता हूँ यहाँ पर बूलियन वैल्यू जस्ट ट्रू। 4 टाइप वैल्यू हो गई, इंटीजर, स्ट्रिंग, डबल एंड बूलियन, ठीक है। 4 वैल्यू हो गई। अच्छा, इन वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए आप करेंगे क्या? आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे नहीं, इन वैल्यू को एक्सेस करने के लिए आप या तो सिंगल वैल्यू एक्सेस करें, या चूंकि ये एक एरे है जिसे आप लूप लगा करके एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं वो देखिएगा। सिंपली हम करेंगे कि इसके लिए फॉर ईच लगाएंगे, जस्ट फॉर ईच, ठीक है, फॉर ईच। और यहाँ पर आपको देना होगा सबसे पहले फॉर ईच में टाइप ऑफ एरे, एरे किस टाइप का है यहाँ पे। तो हमारा एरे जो यहाँ पर है वो किस टाइप का है? ऑब्जेक्ट टाइप का है, जस्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट टेम्परेरी वेरिएबल होता है, इसके बाद कुछ भी दे सकते हैं, टी दे देते हैं, इन कीवर्ड, उसके बाद फिर एरे का नाम आपके पास क्या है? लिस्ट। तो बेसिकली करेगा क्या यहाँ पे? यहाँ पर होगा केवल इतना कि आपके लिस्ट से एक एक वैल्यू निकलेगी और टी में जाएगी, और हम यहाँ पर टी को क्या कर सकते हैं? कंसोल डॉट राइट कर देते हैं। ठीक है, अगर आप इसे हम प्रिंट करें तो हमें सारी वैल्यूज इसमें एक्सेसिबल मिलेंगी। देखिए यहाँ पर एलिमेंट्स आर 101 राहुल कुमार वाट एवर करके सबकी सब वैल्यू हमें मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इस एरे में आप न तो साइज के साथ बाउंड है और न ही टाइप के साथ बाउंड है। आप जितनी चाहे वैल्यू साइज, मतलब जो भी टाइप चाहे वो टाइप की दे सकते हैं। इसके अंदर ऐड होती है। हाँ, एक एक करके ऐड होती है। सर ये जो आपने एरे लिस्ट लिखा है ये क्या चीज है? एरे लिस्ट एक क्लास है, पहले से बनी बनाई क्लास है, नहीं कुछ भी नहीं, पहले से बनी बनाई क्लास है जो आपको सिस्टम डॉट कलेक्शन नाम के नेम स्पेस के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। तो जैसे एरे लिस्ट के आगे आपने लिखा है लिस्ट, ये तो लिस्ट यहाँ ये ऑब्जेक्ट का नाम है, तो उसे आप कुछ भी दे सकते हो, जस्ट वेरिएबल नेम, ठीक है। ये क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया गया है। अगर आप एरे लिस्ट पे राइट क्लिक करें और गो टू डेफिनेशन करें तो आप इसकी डेफिनेशन पे जाएंगे और आप देखेंगे आपको क्या मिलेगा। देखिए एरे लिस्ट है एक, और इसमें आप देखिए बहुत सारे इसके फंक्शन मेथड मिल रहे हैं इस क्लास के अंदर आपको मिलेंगे। और अगर आपको समझ में आए तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, ये सब फंक्शन बनाए रखे गए हैं, इतने फंक्शन है इसके अंदर जो आप यूज कर सकते हो। एक्चुअल में एक रेडीमेड क्लास है जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शन बनाए रखे गए हैं। वो फंक्शंस आप यूज कर सकते हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप उन्हें यूज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद इसके कुछ फंक्शन के बारे में, जैसे एरे लिस्ट में जब इस एरे में आपको वैल्यू को इंसर्ट करना होता है तो आप ऐड फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। जब इसमें से मान लीजिए एरे में से हमें कोई एलिमेंट डिलीट करना है तो क्या करेंगे? डिलीट के लिए हमारे पास भी यहाँ पर फंक्शन दिए गए हैं, जैसे ऐड दिया गया वैसे रिमूव दिया गया है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर यूज करना चाहें डिलीट के लिए, जस्ट लिस्ट डॉट रिमूव करें तो यहाँ पर देखिए रिमूव नाम का एक फंक्शन मिल रहा है, ठीक है। बेसिकली बोल रहा है रिमूव, क्या रिमूव करना चाहते हैं आप? ऑब्जेक्ट वैल्यू। मुझे यहाँ से डिलीट करना है कुमार, जस्ट कुमार,
मैंने वैल्यू दे दिया, तो बेसिकली क्या करेगा, इस वैल्यू को डिलीट कर देगा इस एरे में से। फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, इसी लूप को कॉपी कर लेता हूँ और इसके बाद रीड करने के बाद ही प्रिंट करा देता हूँ। और यहाँ पर एक मेथड दे देता हूँ आपको, डॉट राइट लाइन आफ्टर डिलीट, और इसी लाइन को मैं फिर से इधर डाल दूंगा एक बार। और इसको शेप आप रन करें तो आप देख पाएंगे यहाँ पर डिलीट नहीं हुआ है। ना प्रॉब्लम ये है, मैं प्रॉब्लम समझ रहा हूँ क्या है प्रॉब्लम ये है, तो ऑब्जेक्ट है वैल्यू आपको सही देनी पड़ेगी जिससे आपको डिलीट करना है। एक्चुअल में के कैपिटल था, मैंने स्मॉल दिया था कुमार का, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपकी वैल्यू जो है वो डिलीट हो चुकी है, इसमें से ये वैल्यू आपको डिलीट। हाँ, वैल्यूज तो केस सेंसिटिव होती है ना भाई। वहाँ पर आपने कैपिटल टाइप किया, अगर स्मॉल दे दिया तो कैपिटल दिया तो कैपिटल डिलीट करेगा ना, वो स्मॉल दिया स्मॉल, जो भी होगा वो एरर नहीं होगा, नहीं पाएगा वो। एक्चुअल रीड करने के लिए जा रहा है वो, बोलता है एलिमेंट नहीं पा रहा है, जब एलिमेंट नहीं पा रहा है तो नहीं कर रहा है, बात खत्म है, लिखने एरर क्यों देगा। दैट्स द फंडामेंटल। तो बेसिकली देखिए रिमूव हो गया इस तरीके से, ठीक है, और ऐड हो गया। ऐसे ही इसमें बहुत सारे इसकी मेथड दी गई है, जिन मेथड्स को आपको यूज करना होता है और अपनी लिस्ट को मेंटेन करना होता है, ठीक है। तो वही मेथड्स इंपॉर्टेंट वही है, तो इसकी कुछ मेथड्स के बारे में जाने, उन मेथड्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक ऐड है और एक होता है ऐड रेंज, ऐड और ऐड रेंज, ठीक है। ऐड रेंज में डिफरेंस क्या होता है पूछा जाता है इंटरवल में। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अरे लिस्ट ऐड एंड ऐड रेंज फंक्शन एंड मेथड। बेसिकली ऐड जो होता है वह एक एलिमेंट को ऐड करने के लिए यूज किया जाता है आपकी लिस्ट में। ऐड रेंज जो होता है वह एक एरे ऐड करने के लिए यूज किया जाता है आपकी लिस्ट में। मतलब यह है ऐड रेंज से आप एक एरे के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास लिस्ट ऑफ स्टेट मेंटेन करने हैं, लिस्ट ऑफ स्टेट मेंटेन करने हैं, ठीक है, जो कि कंट्री वाइज हैं। अब भाई मान लीजिए 10 कंट्री की लिस्ट ऑफ स्टेट मेंटेन करने हैं, एक इंडिया हो गई, पाकिस्तान, चाइना, जापान, व्हाटएवर, ऐसे 10 हो गए आपके साथ, और 10 कंट्री के स्टेट एक एरे में बने हुए रखे हुए हैं। इंडिया का एक एरे है, पाकिस्तान का एक एरे है, जापान का एक एरे है, चाइना का एक एरे है, ठीक है। सबके स्टेट इसमें रखे गए हैं। आपको करना यह है कि उन सबको मिलाकर के एक लिस्ट ऑफ स्टेट बनाना है। तो क्योंकि सब अपने आप में एरे हैं, वो सारे एरे को आप एक एरे के अंदर डालेंगे, दैट्स अ एरे लिस्ट। तो पहले से एरे बना करके आप एरे की लिस्ट के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सा होगा फंडामेंटल। देखिए कैसे करेंगे आप। उसके लिए हमें सबसे पहले एक एरे बनाना पड़ेगा। क्या हुआ? डॉटनेट पढ़ते समय सोया ना करो भाई। सर सो नहीं रहा, बैठे दर्द हो रहा है पीछे, एक्सीडेंट हो गया था, मेरा मास्क खराब हुआ है। कैसे? सर बाइक से एक्सीडेंट हो गया, लेके गया टक्कर मार दी गाड़ी वाले को, और इसने वहीं भी कर दिया थी। ओके, चलिए फिर एरे लिस्ट में हम डालते हैं एक एरे ऐड रेंज फंक्शन का यूज करके। तो अभी हमने नॉर्मल डाले हैं, हम क्या करेंगे यहाँ पर एक एरे डालेंगे। एरे एग्जांपल तो ये मिलेगा ऊपर वाला, क्या हो? तो आप कहते हैं सिंगल वैल्यू जाएगी उसमें ऐड का, तो ये वाला हो जाएगा। हाँ, ऐड तो यही हो गया। ऐड रेंज हम देखेंगे। ऐड रेंज के लिए पहले क्या करेंगे, एरे बना लेंगे ना। चलिए एक कंट्री का हम एरे, लिस्ट ऑफ स्टेट का एरे बना लेते हैं, ठीक है। एक एरे बनाते हैं जैसे स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग
ठीक है, एंड इट्स अ कंट्री की मैं बोलता हूँ यहाँ पर इंडिया, ठीक है, इक्वल न्यू और स्ट्रिंग मैं बोलता हूँ 5 कंट्री लिस्ट मुझे चाहिए, यहाँ पर मैं 5 डाल दूंगा यहाँ पे, और स्टैटिक वैल्यूज की यही डाल देंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करने वाले हैं यहाँ पे। मैंने डाला है यहाँ पर दिल्ली, कॉमा मुंबई, कॉमा गोवा, कॉमा चार हो गए, एक और होगा आपके पास यहाँ पर मान लीजिए मैंने, ठीक है, ये आपके पास 5 लिस्ट हो गई, ठीक है। इस तरह से मैं चाहता हूँ 2-3 और बना लेता हूँ मैं। ये मान लीजिए हो गया हमारा इंडिया का, और ये मान लीजिए होगा ये पाकिस्तान का। पाकिस्तान में दिल्ली होंगे? अरे नहीं, उसका चेंज कर देंगे थोड़ा सा, कराची, लाहौर, क्या है इनका नाम भी तो मुझे कम समझ में आता है। और क्या डालूं? छावड़ा। अच्छा ऐसे कुछ डाल देते हैं उल्टा सीधा। चलिए तो डाल दिया मैंने 5 इसके, ठीक है। ये 2 एरे हमारे पास हो गए। अब मैं चाहता हूँ अपनी पर्टिकुलर लिस्ट में एरे को डालना, ठीक है। तो बेसिकली इसके लिए हम करेंगे क्या, जस्ट लिस्ट डॉट ऐड की जगह पर डालेंगे हम ऐड अरेंज, ठीक है। अरेंज पे हम यहाँ पर डाल देंगे आई कलेक्शन सी वट एवर बट इंडिया, ठीक है। इंडिया, इंडिया इज एरे, ठीक है। एक एरे इसके अंदर आ गया, और फिर से डालेंगे हम लिस्ट डॉट ऐड रेंज इट्स, ठीक है। ये दोनों एरे अब पर्टिकुलर हमारी लिस्ट के अंदर आ गया है, मतलब 2 अलग अलग जगह ये 2 एरे रहेंगे और दोनों हमारी इस लिस्ट में आएंगे। तो फिलहाल के लिए अगर हम यहाँ पर प्रिंट करें या रन कराएं तो आप देखेंगे इस लिस्ट के अंदर हमें ये दोनों एरे मिलेंगे। देखिए आफ्टर डिलीट दे रहा है, ये तो इतना हो गया, हाँ। इसके बाद दिल्ली, मुंबई, गोपाल इंडिया वाला ऐड हुआ, फिर उसके बाद पाकिस्तान वाला ऐड हो गया, ठीक है। तो दोनों बेसिकली एक एरे लिस्ट है, उस एरे लिस्ट में 2 और एरे ऐड हो गए हैं ऐड रेंज के मदद से, ठीक है। तो ऐड रेंज बेसिकली एक ऐसा मेथड है जो एरे के या लिस्ट के अंदर एरे ऐड करने की फैसिलिटी देता है। ओके, ये हुआ ऐड रेंज का यूज। कोई डाउट इसमें? अरे पहले की लिस्ट बनी हुई थी ना, नाम की नंबर की ना, उसके अंदर ऐड करा एरे हो गया, एरे नहीं बना, ऐड रेंज कर दिया। एरे के अंदर पहले से एरे बना हुआ था, लिस्ट पे ऐड करें। चलिए, इतना होने के बाद ऐड रेंज रिमूव होने के बाद अब हमारे पास और भी होता है, जैसे ऐड रेंज होता है वैसे रिमूव रेंज होता है। जैसे अब मान लीजिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो पर्टिकुलर इस एरे में कहीं ना कहीं कुल मिला करके एरे है तो इंडेक्स जरूर बनते हैं। एरे में इंडेक्स जरूर बनते हैं, तो बेसिकली पूरी तरह से इंडेक्स बेस्ड है, ठीक है। बैकएंड में इंडेक्स यूज करता है। अब मुझे इसमें से मान लीजिए कहीं किसी इंडेक्स से लेकर के किसी इंडेक्स तक की जो वैल्यूज हैं वो डिलीट करनी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम आए नीचे जस्ट लिस्ट करें, लिस्ट डॉट रिमूव करें तो यहाँ पर एक फंक्शन मिलेगा आपको रिमूव रेंज। रिमूव रेंज मीन्स दैट कहां से कहां तक के एलिमेंट्स को आपको रिमूव करना है, ठीक है। तो इस फंक्शन को मैं कॉल करूं, यहाँ पर देखिए दे रहा है int इंडेक्स int काउंट, मतलब शुरुआत के इंडेक्स पोजीशन कहां से कितने, कहां से शुरू करना है और कितने डिलीट करने हैं, ठीक है। तो अभी के लिए मैं देता हूं यहाँ पर 5 से
4 रीड करने हैं मुझे। सर ये आप इंडेक्स वैल्यू दे दो। हाँ 5 हो गया इंडेक्स वैल्यू, 5वें इंडेक्स से 4 एलिमेंट डिलीट करने हैं यहाँ से। आगे जाएगा 500। हाँ अब यहाँ पर इस लाइन को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ फिर से समझने के लिए। एलिमेंट आफ्टर रेंज डिलीट, ठीक है। अच्छा अभी के लिए अगर मैं इस लाइन को कमेंट कर दूं, ठीक है, तो मैं आपको एक बार समझा देता हूं और दिखा देता हूं। बेसिक तौर पे आपकी जो लिस्ट है वो ये है, एलिमेंट आफ्टर डिलीट वटेवर आ रहा है इतना, और उसके बाद यहाँ पर दिल्ली, मुंबई, गोवा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कराची वटेवर करके है ना। और यहाँ 5वां इंडेक्स देखिए, 0 इंडेक्स ये हुआ, 1 इंडेक्स ये हुआ, 2 ये हुआ, 3 ये हुआ, 4 ये हुआ, 5 इंडेक्स आपका क्या है, मुंबई। तो मुंबई 5, 6, 7, 8। ओके, तो अगर मैं इस लाइन को अनकमेंट फिर से करूं, मतलब 4 एलिमेंट डिलीट करने की बात करूं तो मुझे 4 डिलीट होने चाहिए। इसमें देखिए आप यहाँ पर तो आपके पास आ रहा है वो दिल्ली, मुंबई, गोवा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा वटेवर आ रहा है, लेकिन इस लिस्ट में देखिए आफ्टर रेंज डिलीट के बाद देखिए, ठीक है, दिल्ली के बाद डायरेक्टली कराची आ गया, क्योंकि दिल्ली के बाद मुंबई, गोवा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये 4 एलिमेंट्स ने क्या किया वहां से हटा दिया, ठीक है। तो आई रिमूव रेंज से हम किसी रेंज के एलिमेंट्स को, मतलब कुछ एलिमेंट्स एक साथ रिमूव कर सकते हैं। सर अगर कोई एरे को डिलीट करना हो तो और आसान है, क्लियर फंक्शन होता है, क्लियर फंक्शन कॉल कर देंगे तो सारा का सारा एलिमेंट्स नहीं हो जाएगा, जस्ट कुछ इस तरीके से। आपने तो रिमूव रेंज 5 और 4 लिख दिया ऑलरेडी। 5 मतलब हो गया 5 इंडेक्स पोजीशन से, और आगे क्या है? 4 मतलब उसके 4 एलिमेंट। आगे भी सारा है। सर एक समय पर 2 एरे हैं, इंडिया और पाकिस्तान। अगर मैं पाकिस्तान एरे को डिलीट करूं पाकिस्तान एरे डिलीट करना है, एक्चुअली वहां जाने के बाद पाकिस्तान नहीं रह गया ना, वो वहां जाने के बाद एक लिस्ट बन गई है। नहीं सर, जो पाकिस्तान की स्टेट है भूमि पर है ना, जब हम पाकिस्तान को हाँ तो उसके इंडेक्स आप दे दीजिए वहां से। मेरे इंडेक्स की कैसे होगा? नहीं बिना इंडेक्स कैसे पता पाएगा कहाँ से आपको डिलीट करना है, उसे क्या पता। इनको सर पाकिस्तान अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं अच्छा, रिमूव करने के लिए एक रिमूव हुआ, एक रिमूव रेंज हुआ, एक होता है रिमूव ऐड। रिमूव ऐड जस्ट लिस्ट डॉट करेंगे आप यहाँ पे तो रिमूव ऐड आता है, आपको मिलता है, ठीक है। रिमूव ऐड बेसिकली एक ऐसा फंक्शन है जो बोलता है कि आप किसी पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू को रिमूव कर सकते हैं। मतलब आप इसके अंदर जिस इंडेक्स को स्पेसिफाई करेंगे उस इंडेक्स की वैल्यू को क्या करेगा, डिलीट कर देगा। कोई एक इंडेक्स जो आप देना चाहो, ठीक है। जैसे इसमें अगर मुझे डिलीट करना है 10 इंडेक्स की वैल्यू को, मैंने यहाँ पर 10 दे दिया है, तो 10 इंडेक्स पर जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू क्या करेगा, डिलीट कर देगा, ठीक है। तो रिमूव 3 फंक्शन मिले आपको डिलीट करने के लिए, जस्ट रिमूव, रिमूव ऐड, रिमूव रेंज, 3 फंक्शन। और एक चौथा फंक्शन आपको मिलेगा, दैट्स कॉल्ड डिलीट द ऑल एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। लिस्ट डॉट क्लियर, क्लियर मीन्स पूरी तरह से लिस्ट आपकी साफ हो जाएगी, मतलब सारे के सारे एलिमेंट एक बार में ही डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप क्लियर कॉल करके यहाँ पर रन कराएं तो आफ्टर के बाद देखिए कोई एलिमेंट नहीं आ रहा है, यहाँ पे इस मैसेज के बाद कोई एलिमेंट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर इसके बाद लिस्ट आपकी क्लियर हो गई, ठीक है। दैट्स अ क्लियर फंक्शन। इसके बाद एक फंक्शन होता है जस्ट कॉल्ड काउंट फंक्शन। काउंट बेसिकली इस लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं उसे काउंट करने के लिए यूज करते हैं। लिस्ट के एलिमेंट्स को काउंट करने के लिए यूज करते हैं काउंट। जैसे लिस्ट डॉट नथिंग बट काउंट। काउंट इज अ प्रॉपर्टी, ठीक है। सिंपली आपसे शो कर सकते हैं जस्ट कंसोल डॉट राइट लाइन, एलिमेंट, जब मैं देता हूं यहाँ पर टोटल, डिलीट
ठीक है, लिस्ट डॉट काउंट मैंने किया। बेसिकली लिस्ट डॉट काउंट देखिए करेगा क्या, रन करके देखेंगे आप तो सिंपली यहाँ पर दे रहा है टोटल एलिमेंट आफ्टर डिलीट 10, मतलब कुल एलिमेंट अभी इस लिस्ट में 10 हैं। अगर आप यहाँ पे काउंट करेंगे 2 4 6 8 और 10 मिल रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसी चीज को पहले कॉल कर लें एक बार, मतलब इस लाइन को कॉपी करें और यहाँ पे कॉल कर लें तो आपको मिलेगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको दे रहा है, टॉप पे चलें, टोटल एलिमेंट आफ्टर डिलीट वट एवर बट 15 आ रहा है। ठीक है, 15 है। ठीक है, और अगर आप इधर देखेंगे 10 आ रहा है, क्योंकि बीच में आपने 5 एलिमेंट को डिलीट किया था, एक रिमूव किया है और 4 रिमूव रेंज से किया है। ठीक है, तो बेसिकली काउंट एक प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू हम काउंट कर सकते हैं हमारे लिस्ट में कितने एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, दैट्स अ काउंट प्रॉपर्टी। इस तरह से बहुत फंक्शन इसके अंदर होते हैं, और अगर इस फंक्शन की लिस्ट मैं आपको दिखाऊं तो मेरे पास एक लिस्ट होनी चाहिए। नेट शीशा कलेक्शन, अरे लिस्ट कलेक्शन की एक लिस्ट मेरे पास यहाँ पर है, फाइल है बना रखी है मैंने। इस फाइल में जाएंगे तो आपको लगभग इसके सारे के सारे मेथड मिल जाएंगे, जैसे ऐड रेंज ना, ऐड रेंज, इंसर्ट रेंज, रिमूव रेंज, रिमूव ऐड। हाँ बहुत ज़्यादा पढ़ोगे नहीं, डॉटनेट पढ़ने आए हो, वो बना लिए हो ऐसे ही, बहुत ज़्यादा देखे डर जाओगे। अभी तो ये शुरुआत है पढ़ने की, ये तो छोटे छोटे फंक्शन से बने बनाए, इनमें क्या रखा हुआ है, 2 बार करोगे सब याद हो जाएगा अपने आप। तो आज कलेक्शन की मैंने केवल एक क्लास को डिस्कस किया है, बाकी कल की क्लास में कलेक्शन की बाकी सारी करते हैं। अभी एरे लिस्ट किया, कल हम पढ़ेंगे स्टैक, क्यू, सॉर्टेड लिस्ट। हाँ, मेमोरी होती है, एरे मेमोरी ही तो लेता है, उसी मेमोरी के हिसाब से मैनेज करता है। स्टैक, क्यू, सॉर्टेड लिस्ट, हैश टेबल, डिक्शनरी। ठीक है, कलेक्शन कवर करेंगे, देन जेनेरिक कवर करेंगे, और इस लिस्ट में आपको वो सारी चीज़ें लगभग मिल जाएंगी जितने, मतलब कलेक्शन जेनेरिक का पूरा टॉपिक मैंने इसमें डिस्कस कर रखा हुआ है आपको। ठीक है, तो आप इन्हें थोड़ा थोड़ा करके कवर करेंगे। सर सीधा आपका ये एरे लास्ट टॉपिक है ना? नहीं, अभी और भी है इसमें, अभी ओप्स मैंने बताया नहीं, फंक्शन है, ओप्स है, देन डेलीगेट है, और मल्टी थ्रेडिंग है, इवेंट है। 4 क्लास में हो जाएगा, कल कलेक्शन खत्म हो जाएगा, इस महीने हो जाएगी। कल कलेक्शन खत्म हो जाएगा, फिर ओप्स बताएंगे 2 क्लास आपको, 1 से 2 क्लास ओप्स चलेगा, दिन बचेगा वही छोटे छोटे टॉपिक, 2 दिन बचेंगे। पढ़ के आइए सर। लेकिन कलेक्शन का टॉपिक जो है आप लोग कवर करके आएंगे, मतलब जितना मैंने बताया, ठीक है सर। ज़ैड एरे और कलेक्शन